हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर के आया हूँ। क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मोशन। ठीक है, तो मोशन चैप्टर जो है अधिकतर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि सर मोशन अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, जिस तरह से फील के साथ समझ में आना चाहिए था उस तरह से मुझे फील नहीं आया है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो, सब्जेक्ट डजेंट मैटर। बट मैं अभी फिलहाल के लिए फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, अगर आप लोग उसको डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से इंटर रिलेट नहीं कर पाते हो तो समझ जाओ कि यार आप लोग चीज़ों को रटने की कोशिश कर रहे हो। सिंपल सा बात, यही फंडा है मेरा। ठीक है, जब तक आप लोग पढ़ाई को यार रियल लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, कहाँ अप्लाई करना चाहिए उसका एप्लीकेशन ही नहीं समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यार आप लोगों के नॉलेज में जो है कमी है। मतलब आप लोग को और भी उसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो यार, मोशन में हम लोग बहुत ही शानदार वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हो मोशन कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि आप लोगों को इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ेंगे, मतलब जो आप लोगों को लगेगा कि यार ये मतलब कुछ कमी हो गया मोशन में। आप लोग को एकदम एडवांस तक लेकर के जाऊंगा, इसका तो एकदम बिंदास रहो। और मैं आप लोगों से ही जेई लेवल तक का क्वेश्चन बनाऊंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, और आप लोग कितना भी डल बच्चा क्यों ना हो, ठीक है यार, सबसे पहली बात तो अपने आप को डल मानना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग मानते भी हो तो बस आप लोग बने रहें इस चैप्टर पे, आप लोग को बहुत ही मज़ेदार वे में मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। और एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मोशन चैप्टर जो है ना, फिजिक्स में क्लास 9th का पहला जो चैप्टर है मोशन, अगर वो आप लोग नहीं पढ़ोगे बढ़िया तरीके से तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को आगे का चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चाहे वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो या फिर वर्क पावर एंड एनर्जी हो, ठीक है, या फिर साउंड चैप्टर ही क्यों ना हो। ठीक है, कोई सा भी चैप्टर है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो क्यों ना हम लोग इस चैप्टर को ही इतना अच्छे तरीके से समझ लें कि बाकी का आगे चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। चाहे वो आप लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ो, उसमें भी जो है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होगा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ लो, उसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होने वाला है। तो देखो यार, मोशन कुल मिलाकर के अगर मैं एक बात बोलूँ ना, तो मोशन आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ लो, आपका सारा का सारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो देखो मोशन में देख सकते हो कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये ग्राफ है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड एंड वेलोसिटी है। ठीक है, तो देखो यार, देख करके डरना नहीं है। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आएगा। देखो, तो देखो, क्लास 9th फिजिक्स मोशन कंप्लीट कोर्स, ठीक है, बाय एनके सर, यानी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वे में डिज़ाइन किया हूँ, देख सकते हो। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो आप लोग दिमाग में इतना बैठा लो कि चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, अगर आपको सबसे पहली बात ये नहीं पता होगा ना कि मुझे कैसे कैसे स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना है, तब तक आप लोग बेहतर नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से मुंबई जाना है आपको, अगर आपको पूरा रास्ता पता नहीं है ना, तो आप लोग को डर रहेगा कि यार कैसे जाऊँगा, किससे पूछूँ। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को पूरा रास्ता पता है तो आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैं तो एकदम ही पहुंच जाऊंगा। तो ठीक उसी तरह से आपको चैप्टर का स्टार्टिंग से एकदम एंडिंग तक एकदम बढ़िया तरीके से एकदम स्मूथली आपको अगर जाना है तो एकदम मेरा बात मानो तो इंट्रोडक्शन को कभी भी जो है मिस मत करना। देखो, इंट्रोडक्शन को एकदम बढ़िया तरीके से देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मानो तो इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा समय दो, एकदम बढ़िया तरीके से उसमें ध्यान दो थोड़ा सा। बोले इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे 2 फायदा होगा। बोले अच्छा, 2 फायदा, हाँ 2 फायदा। बोले कौन कौन सा। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि मुझे इस चैप्टर में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, पहला फ़ायदा। बोले हाँ, ये तो ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है, अब देखो यार, कभी कभार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कोई आपके घर में गेस्ट आए और पूछे कि बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो। हाँ ठीक है, ये पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे मोशन चल रहा है। तो आप लोगों से वो इंसान जो है आपसे एक सवाल करता है कि बताओ इसका आप जानते हो। और अगर आपका मुंह उस टाइम बंद रह गया ना, तो कहीं ना कहीं वो जज कर लेते हैं कि ये नहीं, पढ़ने वाला नहीं है ये। ठीक है, ये एकदम जजमेंट हो जाता है। अब देखो, इंट्रोडक्शन को अगर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अगर समझ लिए हो तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जितना भी टर्म्स के बारे में पढ़ना है वो तो आपको एक आइडिया हो गया, और उसमें थोड़ा नॉलेज ले लो हल्का हल्का। ठीक है, क्लियर है। इससे क्या होगा, कम से कम जो बंदा आपसे सवाल किया है, कम से कम आपका मुंह तो बंद नहीं रहेगा, कुछ तो इसका बेसिक
कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो बता ही दोगे उसमें, तो उसमें क्या होगा ना। और पता है वो इंसान जो है आपसे पूरा सवाल का जवाब सुनना भी नहीं चाहता था, बस ये आपको ऑब्जर्व किया जा रहा था कि एक्चुअली में आपका मुंह बंद रहता है या फिर उसमें कुछ आप जवाब देते हो। अगर 2 लाइन भी बोल देते हो ना तो उसके नज़र में आप लोग का जो इमेज है वो कहीं ऊपर उड़ जाता है कि हाँ ये बच्चा बहुत शानदार बच्चा है, ठीक है, ये पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, भले वो पढ़ाई लिखाई करता हो या नहीं करता हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। चलो तो इंट्रोडक्शन को एकदम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहला है रेस्ट एंड मोशन। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहला आप लोग देख सकते हो कि रेस्ट एंड मोशन। और आप लोग इसमें ये बोलोगे कि रेस्ट और मोशन सर बहुत ही इजी सा टॉपिक है। देखो यार मैं अपना का स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। एक टीचर से मेरा हाल ही फिलहाल में, ये मेरा रियल स्टोरी है कि हाल ही फिलहाल बहस हुआ था इसी रेस्ट और मोशन को लेकर के, ठीक है। क्योंकि यार इसमें किसी बच्चे के कॉपी में जो है गलत लिखवा दिया गया था कुछ, अभी मैं डिस्कस भी करूँगा कि क्या गलती होता है इसमें, ठीक है। और उसमें मैं गलती पकड़ा तो बोला नहीं आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और मज़े की बात तो ये है कि वो टीचर जो है गूगल से कॉपी पेस्ट की थी और गूगल में भी वही आंसर लिखा हुआ था जो टीचर ने लिखा। फिर मैं उसे प्रूफ भी किया, बोला कि देखो ये गलत है, गूगल भी गलत है यहाँ पर। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है ना तो गूगल बाबा हो या कोई भी बाबा हो आप लोग उस पर विश्वास नहीं करोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। बस आप लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए, बस तब देखो आप लोग को पूरा दुनिया जो है आपका जो है इज्जत करेगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। मुझे गूगल से क्या मतलब है, अगर मैं पढ़ाई किया हूँ, मेरे पास नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, तो मुझे कोई नहीं झुका सकता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है ना तो गारंटी है कि आपको कोई नहीं झुका सकता है। तो नॉलेज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिस किसी को भी हम लोग माप सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है, कि मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस टर्म पे डिपेंड कर रहा है उसके बेसिस पर। एक फंडामेंटल होता है, एक डिराइव्ड होता है। फंडामेंटल को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। खैर इसके बारे में आप लोगों को नहीं जानना है, ठीक है, बट फिर भी अगर जो अच्छे बच्चे होते हैं थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डिपेंड करता है कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बोले बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो बोलना बहुत सिंपल सा चाह रहा हूँ। देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बोले मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड एक नंबर है जिससे अंदाज़ा होता है या फिर हम लोग एक बेसिक आइडिया देता है कि उसका मास क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक है, ये सब के बारे में एक रफ आइडिया देता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर में बहुत बड़ा बक्सा है तो आप लोग यार ये अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि कितना बड़ा बक्सा होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे घर में बहुत बड़ा बक्सा है जिसका मास 100 kg है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ यार 100 kg मतलब इतना साइज का हो सकता है, ठीक है। मतलब एक आप लोग को एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड एक नंबर है, ठीक है। जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हो, कितना चाहिए, 2 kg चाहिए, तो जो दो बता रहे हो ना वो उसको समझ में आ गया कि एक्चुअली में 2 kg मतलब कितना क्वांटिटी उसको देना है। तो कहीं ना कहीं वो क्वांटिटी के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दूं तो टाइम, अगर मेरे से कोई टाइम पूछता है तो मैं सिंपली बता दूंगा यार 5 बज रहा है या फिर 6 बज रहा है। अगर वो बंदा पूछता है कि किधर बज रहा है तो बस दे देना है कान के नीचे एक जमा के बढ़िया सा, ठीक है। चूँकि टाइम जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप लोग इस वॉल पे लगाओ या फिर इस वॉल पे लगाओ, डायरेक्शन चेंज कर दो, उसका मैग्नीट्यूड यानी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब यार वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है और वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है। बट अब ये वाला तीसरा वाला टर्म जो है ना आप लोग अभी भूल जाओ, ठीक है, वो हायर क्लास में आएगा। तो सिंपली आप लोग इतना याद रख लो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस फिजिकल क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलो एग्जांपल दो एक, देखो एग्जांपल ये है, आप लोग के घर में बॉटल होगा, बोले हाँ बॉटल तो है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, उसमें आप लोग को अगर मैं बोल दूं, हिंट करूं कि आपका जो बॉटल का ढक्कन है ना 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो खुल जाएगा। सपोज 100 न्यूटन वैसे बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत कम ही खुलता है। एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और वो खुल जाएगा बॉटल का ढक्कन। तो क्या यार सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से हो जाएगा क्या? अब हो सकता है कि कोई बंदा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हो तो उसके साथ एक सही डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है, ठीक है। आपको स्क्रू खोलना है तो किधर घुमाना है, ठीक है, वो भी तो पता होना चाहिए ना।
क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी नीड होता है, ठीक है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं वेक्टर पढ़ाना चाहूँ तो 3 साल भी कम पड़ जाएगा, ठीक है, बट यार हम लोग को उतना भी पढ़ना नहीं है, तो बेसिक हम लोग आइडिया ले रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर हम लोग को पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, फिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट यार देखो, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है ना उसको आप लोगों को एकदम फील के साथ समझ में आना चाहिए। फील बोले तो आप लोग डे टू डे लाइफ का जो एग्जांपल है उससे इंटर रिलेट करवाऊंगा मैं, ये तो मेरा गारंटी है, ठीक है। आप लोग के पास जो भी चीज़ होगा, ठीक है, जो भी चीज़ होगा आप लोग के पास, तो बस सिंपल सा बात आप लोग जान लो कि तुरंत फिजिक्स आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। जैसे अगर मेरे हाथ में ये पेन है तो बस अच्छा इसका यहाँ पर एरिया कम है, मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ एरिया ज़्यादा है इट मीन्स यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो ये बात आप लोगों को एकदम फील आ जाना चाहिए। अगर कल के दिन आप लोग दरवाज़ा भी खोलते हो ना तो फिजिक्स के स्टाइल में खोलना है ना, कि कहाँ पर फोर्स लगाएं कि टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। चलो उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन में जो है ग्राफ से अधिकतर लोगों को यार डर लगता है कि यार ये ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। बट देखो यार, हम लोग अपने टाइम में जो है बहुत ज़्यादा ही ग्राफ बना, अपने टाइम मतलब ये मत जज कर लेना यार कि कितने बूढ़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जब हम लोग 9-10 में थे तो बहुत ज़्यादा ग्राफ से लगाव था, बहुत ज़्यादा ग्राफ, हम लोग बहुत ज़्यादा ही ग्राफ बनाते थे, ठीक है। और ग्राफ से देखो आप लोग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर डाटा हैंडलिंग ये सब चैप्टर में देखोगे कि बहुत ज़्यादा ग्राफ होता है। तो ग्राफ को हल्के में मत लेना। कोई कंपनी वगैरह ग्राफ से ही डिटेक्ट करते हैं कि मेरा कंपनी मतलब लॉस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे ये सब। तो ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना ग्राफ के जो है हम लोग का समझ लो कि अगर आप लोग अपना भी एज का भी अगर ग्राफ बनाओगे ना कि मेरा पर ईयर कितना हाइट बढ़ा था, या फिर एज के हिसाब से मेरा वेट कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, आप लोग प्लॉट करोगे तो आपका भी ग्राफ बनाना पॉसिबल है, ठीक है। तो ग्राफ से यार खेलने आना चाहिए, बस सिंपल सा बात है। तो हम लोग भी ग्राफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, एक होता है v = u + at, एक होता है s = ut + ½ at² और एक होता है v² - u² = 2as, ठीक है। अब देखो बस लोग यहीं तक रुक जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं अच्छा u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, बट यार वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे ना वो अपने आप पे एज्यूम करेंगे कि यार ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल को एक केस मान लो कि ये मेरा केस है जिसे मुझे सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं वो केस अपने आप पे आप लोगों को लागू करना होगा कि ये चीज़ जो है मेरे साथ वो इवेंट हो रहा है, ठीक है। तब आप लोग देखो न्यूमेरिकल कितना धड़ाधड़ बनने लगेगा आप लोगों से, एकदम फिक्स है। फिर न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस, हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि देखो सिर्फ न्यूमेरिकल का बनाना ही मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। बोला अच्छा तो फिर मोटिव क्या होना चाहिए? देखो यार न्यूमेरिकल का जो रिजल्ट होता है ना, वो रिजल्ट से हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं कि वो रिजल्ट एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है, कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो और उसका शॉर्टकट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ न्यूमेरिकल बना लेने से नहीं होता है, न्यूमेरिकल बनाने के बाद आपको सोचना भी है क्या और भी कोई मेथड हो सकता है जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो ये सब जो है विजुअलाइजेशन पावर आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सोचने की शक्ति, आजकल सोचने का जो शक्ति है ना वो सभी लोगों में कम हो गया है। वजह ये है कि कोई भी होमवर्क दो बनाने के लिए तो वो खुद से नहीं बनाता है, गूगल से कॉपी कर लेता है। तो यार अपना दिमाग को जब हम लोग वो टाइम ही नहीं दिए सोचने के लिए तो दिमाग ग्रोथ कहाँ से करेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो है कोई भी चीज़ सोचो यार, ठीक है। इवन पढ़ाई जब करते हो तो रात में सोने से पहले एक बार सोचो कि मेरे साथ क्या क्या पॉजिटिविटी हुआ है, क्या क्या पॉजिटिव हुआ है जिसे मुझे याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को जो है विजुअलाइजेशन पावर धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी सोच सकते हो कि आज क्लासरूम में सर क्या पढ़ाएं, ठीक है, कैसे कैसे स्टेप फॉलो किए थे, क्या क्या पढ़ाएं, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाए थे, किसमें मुझे डाउट आया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आप लोग सोचोगे ना तो एकदम गारंटी है कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ जाएगा। देखो फिर है अपना रेस्ट एंड मोशन। इसमें जो है अधिकतर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। अधिकतर लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और कन्फ्यूज़न होने का एकमात्र रीज़न ये है कि वो ऊपर ऊपर से बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बारे में उसका डीप कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। और ये मेरा रियल स्टोरी है कि मेरा टीचर से हाल ही फिलहाल में इसमें बहस हो गया था। और ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
आप लोग को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये टॉपिक जो है उतना भी ईजी आप लोग जितना सोचते हो ना उतना होता नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगा। और कहीं ना कहीं ये रेस्ट और मोशन का जो डेफिनेशन लिखवाया गया था और जो गलती था उस टीचर का, वो एक्चुअली मैं गूगल से लिखवाई थी, ठीक है। अच्छा, लिखवाई थी बोल दिया, इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई लड़की है, ठीक है। तो ये मत प्रूफ कर देना कि लड़की का दिमाग घुटना में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, तो गलती होना ठीक है, मैं मानता हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन यार उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन एक एटीट्यूड जो होता है ना कि गलती भी करे और एटीट्यूड भी रहे कि नहीं मुझे बिल्कुल सही से पता है, आपको नहीं पता है, अब बताओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब गूगल हमेशा सही होता है ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। आप लोग जो बुक्स पढ़ते हो वो बुक का नॉलेज हमेशा रखो। देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बहुत सारे बुक में गलत लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बहुत सारे बुक में गलत लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या वो सही है? नहीं। तो बुक भी कभी कभार गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो बुक में पढ़े वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बार बार मुझे नीचे इसलिए देखने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि एक बार बैटरी डाउन हो गया तो एक बार फिर से वीडियो शूट करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। चलो, फिर भी तो रेस्ट और मोशन क्या होता है? अगर मैं किसी बॉडी को बोल रहा हूँ कि ये रेस्ट में है, तो बताओ यार, ये बॉडी आप लोगों को कैसा नजर आ रहा है? आप लोग बोलोगे ऑफ कोर्स कि ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। अच्छा, अब कोई बैठ के जब ये वीडियो को देख रहा है तो ऐसा नहीं ना कि नाचते हुए देख रहा है, तब हो सकता है उसके लिए मोशन में हो सकता है। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि नहीं सर, मेरे नज़रिए में तो इमोशन में है क्योंकि हम नाच के देख रहे थे। तो रुको यार, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा दूंगा। अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा फ्रेम में हो जो रेस्ट वाले फ्रेम में हो, कमरे में बैठ करके देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को ये रेस्ट में नज़र आ रहा होगा। अगर कोई बॉडी या पोजीशन, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता हो टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को ये इसका पोजीशन बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, टाइम तो बीता जा रहा है, ठीक है, और आप लोग के रिस्पेक्ट में भी इसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है। अब बताओ यार, ये आप लोगों को कैसा नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि ये मोशन में नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में इसका हर एक पल पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब ये मोशन में है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो यार, रेस्ट और मोशन जो है ना, वो एक्चुअली में एक्यूरेट टर्म नहीं है, ठीक है। रेस्ट और मोशन जो है एक्यूरेट टर्म नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो कि दिल्ली आ रही है। यार, दिल्ली थोड़ी आ रही है, आप लोग ना जा रहे हो दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं आप लोग रिलेटिव मोशन का यूज़ करते हो। सीधा से एग्जांपल देता हूँ, देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे दो बंदा अलग अलग जवाब दे रहा है कि सर आपको एग्जैक्ट 5 बजे मैंने आज देखा था कि आप रेस्ट में थे, और दूसरा बंदा बोल रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैंने देखा था 5 बजे आप मोशन में थे। तो बताओ यार, एक सही हो सकता है या दोनों सही हो सकता है? तो देखो, दोनों सही हो सकता है, अपनी जगह पे दोनों सही है। बोले कैसे? चलो आते हैं नेक्स्ट। देखो, हाँ, चलो यहीं पर समझा देता हूँ। देखो, समझना, अगर सपोज दैट कि एक ट्रेन है और एक ट्रेन के विंडो सीट पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, और सपोज दैट एक अपना कालू बैठा हुआ है, ठीक है, ये अपना कालू है और मैं ये एनके सर, ठीक है। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म में जो है अपना लालू खड़ा है, ठीक है, अपना ये लालू है। समझना बात को। अब ये ट्रेन जो है ये मूव कर रहा है आगे, ठीक है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब बताओ यार, कालू मुझे क्या बोलेगा? कालू बोलेगा कि सर आप तो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदलता हो टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको रेस्ट में बोलते हैं। तो देख लो, कालू के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मेरा रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में मेरा तो पोजीशन नहीं बदल रहा है। वो जब भी देख रहा है वो मुझे देख पा रहा है, एकदम फिक्स्ड लेंथ में वो मुझे देख पा रहा है। इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है। मतलब कालू क्या बोलेगा? एनके सर इज एट रेस्ट। और लालू क्या बोलेगा? लालू बोलेगा यार मुझे तो गर्दन घुमाना पड़ रहा है बार बार एनके सर को देखने के लिए, ठीक है। मुझे अभी यहाँ दिख रहे थे, फिर यहाँ दिख रहे हैं, फिर यहाँ दिख रहे हैं। देखो, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर एकदम फुल देहाती में अगर बोलूं तो रेस्ट और मोशन को अगर आपको जजमेंट करना है ना, तो सिंपल सा बात याद रख लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए देखने के लिए अगर मुझे अपना गर्दन को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एकदम एक आई कांटेक्ट के साथ देख पा रहा हूं, इसका मतलब वो रेस्ट में है। और अगर मुझे मेहनत करना पड़ रहा है तो समझ जाना वो मोशन में है, ठीक है। तो लालू के रिस्पेक्ट में जो है एनके सर क्या है? मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अभी मैं यहाँ था, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। इसका मतलब उसको गर्दन को घुमाना पड़ रहा है देखने के लिए, इसका मतलब ये मोशन में है। बट यार एग्जाम में ऐसे मत लिखना गर्दन घुमाना है, ठीक है। बस पता है एकदम टॉप करोगे पीछे से, ठीक है। चलो अब देखो, रेस्ट का डेफिनेशन देख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग।
फिर मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। बट यार इतना ही में रुकना नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है आगे नेक्स्ट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है ना, ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, ये एक्यूरेट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ठीक है। बिकॉज एन ऑब्जेक्ट्स स्टेट डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ये चीज आप लोग मार्क कर लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है यार, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो प्लेस जहां से आप लोग किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम लोग अर्थ में रह करके पूरा दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अर्थ मेरे लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अभी मैं यहाँ पर रह करके पढ़ा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कमरा है, ठीक है। आप लोग जिस कमरे से देख रहे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहाँ से आप लोग पूरा वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख सकते हो, दैट प्लेस वेयर यू ऑब्जर्व द होल वर्ल्ड, ठीक है। वो प्लेस, वो जगह जहाँ पर आप लोग, जहाँ पर रह करके आप लोग पूरा वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं समझा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका वेलोसिटी या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा उसका, ये तो बात फिक्स है, मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और अगर वेलोसिटी है तो कांस्टेंट होना चाहिए, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, कैसा हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। क्लियर ये बात। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आप लोग बस में सबको सफ़र किए होंगे, ठीक है। तो बस में जो है ना, बस का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसका वैरी करते रहता है। लेकिन ट्रेन फिर भी वो वेरिएबल है, बट फिर भी मैं बात करूं बस के कंपैरिजन में, तो ट्रेन कोशिश करता है कि अपना स्पीड को मेंटेन रखे, ठीक है, एज कम्पेयर टू बस। हालांकि वो भी चेंज करता है, बट बहुत माइनर सा चेंजेस होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट कहने का मतलब है कि अपना एक फिक्स वेलोसिटी के साथ वो आगे मूव कर रहा है, मतलब अपना वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देख सकते हो, तो वेलोसिटी या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर कांस्टेंट नहीं होगा इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा, इट मींस एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। नॉन जीरो कहने का मतलब है जीरो के अलावा कुछ हो सकता है। चलो, तो अभी मैं बताया था कि रेस्ट और मोशन जो है ना, वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब बोले तो हम लोग किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मुझे बार बार बैटरी देखने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, मतलब जिस प्लेस से हम लोग देख रहे हैं ना, वो प्लेस मेरे लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो सिंपल सा बात आप लोग याद रख लो कि रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म, ठीक है। सपोज, चलो इसको समझना बात को, ठीक है। देखो अब मैं एक वही स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले कौन सा स्टोरी, जो टीचर ने गलती लिखा था। अच्छा, वो टीचर ने गलती लिखा था रेस्ट और मोशन को लेकर के ही, ठीक है। ऐसा बोला गया था कि स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। एक तो गलती ये था, ठीक है, कि स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता यार, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ एक जगह पे तो क्या बोलोगे, मेरा स्पीड क्या है, जीरो, वो अलग बात है, ठीक है। अभी जीरो बोल सकते हो ना, बोले नहीं सर मोशन में होंगे तो यार मोशन में होंगे तो हो सकता है ना पॉसिबल। अगर मान लिया जाए कार पे बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ड्राइवर ये ऑब्जर्व कर रहा है मुझे, तो भले कार आगे बढ़ रहा हो तो बट इसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट ही में ना कहलाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा स्पीड इसके रिस्पेक्ट में जीरो होगा। या बोले नहीं सर अलग अलग फ्रेम में रहें तो भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए मैं भी, ये भी 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, मैं भी 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा हूँ, सपोज दैट, तो बताओ ये जब भी मुझे देखेगा तो हर पल जो है अपने ही नज़दीक में देखेगा। इसका मतलब अभी भी इसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में ही कहलाऊंगा, ठीक है। तो देखो यार, पढ़ाई जो है ना, नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होता है, नॉलेज परफेक्ट रखो। खैर इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी देखो थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। देखो तो सिंपली याद रखना है यहाँ पर कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होता है जहाँ से हम लोग पूरा होल वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो तो डिपेंड करता है कि किसी भी बॉडी को रेस्ट में बोले या मोशन में बोले। जैसे अगर कोई बॉडी, अगर आप लोग को सपोज दैट ये रेस्ट में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये रेस्ट में नज़र आ रहा है, तो देखो अगर आप लोग मूव करते हुए मोशन में अगर आप लोग हो ना, तो भी हो सकता है कि वो बॉडी आप लोगों को मोशन में नज़र आ सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बस में जब सफ़र करते हो, ठीक है,
तो रोड किनारे खड़े जो चच्चा होते हैं उसको आप लोग देखोगे ना तो लगेगा कि चच्चा जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, पीछे की तरफ, ठीक है। या फिर सारा पेड़ पौधा लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटिव मोशन है। आप लोग जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हो वो कैसा है, वो उसमें वेलोसिटी है। तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में सारा पेड़ पौधा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, वो पेड़ मोशन में है, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक इंसान है, अपना कालू खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से लालू मस्त अपना कार से इधर आ रहा है कुछ स्पीड से, तो लालू क्या बोलेगा ना कि कालू इज कमिंग टुवर्ड्स मी। क्यों? क्योंकि ये इसके तरफ जा रहा है तो इसको लग रहा है कि कालू जो है मेरे तरफ आ रहा है, एज अ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, कालू मोशन में है, और कालू क्या बोलेगा, लालू मोशन में है। तो देखो यार, फ्रेम पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। अगर हम लोग रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो मुझे रेस्ट में नजर आएगा, और अगर मैं मोशन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी रेस्ट वाले बॉडी को देखूं तो भी वो रेस्ट वाला बॉडी मुझे मोशन में ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन बदल रहा है। तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन बदलता है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको हम लोग मोशन में बोलते हैं, और नहीं बदलता है तो उसको रेस्ट में बोलते हैं। सिंपल सी बात है। चलो अब हम लोग आते हैं आगे। हाँ, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखो अभी ये तो पहले ही बार मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिस किसी को भी हम लोग माप सकते हैं वो अपना फिजिकल क्वांटिटी है। बोले किसको माप सकते हैं, ठीक है, मास मेजरेबल है, ठीक है, डिस्टेंस मेजरेबल है, डिस्प्लेसमेंट मेजरेबल है, स्पीड, कितना स्पीड से जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये सभी मेजरेबल है, ठीक है। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिस किसी को भी हम लोग माप सकते हैं वो अपना फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है, जो कि हम लोग को नहीं जानना है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है। तो देखो, अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, देख सकते हो, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, इट मीन्स सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता हो, डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सर इसका बैटरी थोड़ा लाइए, चेंज कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि टाइम देख सकते हो, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बैटरी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं हो, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो टाइम सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है, कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, बस आपको इतना ही से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना, कि किधर बज रहा है, ये सब सवाल नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चले, 40 किलोमीटर चले, 50 किलोमीटर चले, ठीक है, मतलब ये सभी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं और साथ ही साथ वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हैं। खैर अभी मैं तीसरा वाला पार्ट हटा रहा हूँ। वेक्टर लॉ क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में। तो फिलहाल के लिए भी इतना समझ लो कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट अच्छा बच्चा थोड़ा सा ये ऐड कर लेता है, एंड फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इतना तो याद कर ही सकते हैं यार, ठीक है। अगर कोई पूछे क्या होता है, नहीं पता सर बताएं, हायर क्लास में पढ़ना है, बस इतना जानकारी दे दी है, ठीक है, कि ये क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को इसके बारे में अभी आइडिया नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन यार अच्छा बच्चा जो होता है ना वो थोड़ा सा जानता है कि हाँ आगे पढ़ेंगे, इतना तो कम से कम होना चाहिए, तभी जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है। देखो, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, एंड फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड नहीं करता हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता हो और वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता हो, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया फोर्स, जैसे मैं कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया था
कि अगर सपोज दैट कि आपके पास कोई बॉटल है, अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ खुल जाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो नहीं। इस ये भी मेंशन करना होगा कि किस डायरेक्शन में उसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। चलो अब देखो यार, हम लोग का मन पसंदीदा टॉपिक आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें अधिकतर लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, ठीक है। गड़बड़ इन द सेंस थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो बस मेरे एक ही मानना है कि न्यूमेरिकल नहीं बनना मतलब कॉन्सेप्ट डल है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास पूरा है तो न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, ये मेरा गारंटी है। चलो देखो, हम लोग सबसे पहली बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो एकदम शानदार वे में अगर समझा दूँ ना, सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों को मैं बोलूँ जाओ घर से दुकान, ठीक है, और 1 केजी लड्डू लेकर के आओ, ठीक है। तो घर से अगर दुकान जाते हो आप लोग, सपोज दैट 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर, या सपोज कर लो 200 मीटर है, चलो ठीक है। घर से आपका दुकान 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर। तो आप लोग हुआ क्या, आप लोग क्या किए कि घर से दुकान गए, आप लोग को याद आया यार पैसा तो लाना ही भूल गए, और दुकानदार तो भगा दिया, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी भी बनाना जरूरी है, ठीक है। तो घर से दुकान गए 200 मीटर, फिर आप लोग क्या पैसा लेने के लिए घर गए, फिर वापस दुकान गए, फिर वहाँ पर बताओ, अब बताओ आप लोग कि आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, घर से दुकान, दुकान से वापस घर, और फिर घर से फिर दुकान। तो बताओ, पहले 200 गए, फिर 200 बैक आए, फिर 200 गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 600 मीटर। ये आपका हुआ एक्चुअल पाथ, जो भी पाथ पे आप ट्रैवल किए हो वो आपका एक्चुअल पाथ हो गया, ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है ना, पाथ पे वो डिपेंड करता है, आप जिस भी पाथ पे चले हो सारे का सारे को ऐड कर दोगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट का ना, तो आप लोग कितना बार मूव किए हो उससे कोई मतलब नहीं है। पता है मुझे डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ किससे मतलब है, बोले अच्छा किससे, आपके घर से और दुकान से, बस। मेरा मकसद था आपको लड्डू लाने के लिए भेजना, ठीक है। इट मीन्स घर से दुकान जाना है, अब बीच में आप क्या किए हो नहीं किए हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस मैं देखूंगा कि सपोज कि घर और दुकान को मिलाने वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल के साथ, आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ जितना भी है सबको ऐड कर देना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। देखो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, मतलब जो भी पाथ पे आप लोग चले हो पूरा का पूरा लेंथ, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, इसको डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरा देख लो, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। जीरो कब होगा, अगर मैं बोलूँ कि बताओ यार मेरा डिस्टेंस क्या है, बताओ, तो आप लोग बोलोगे जीरो, अभी तक तो सर कुछ मूव ही नहीं किए हैं, मूवमेंट ही नहीं किए हैं, ठीक है, सही बात। तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड, है ना, और वो डिपेंड करता है एक्चुअल पाथ पे। इट मीन्स ये पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो आप लोग लिख सकते हो पाथ डिपेंडेंट, है ना। ये क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। चलो फिर इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। चलो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है ना यार, तो लेंथ को हम लोग किससे मेजर करते हैं, मीटर से। बोले सर सेंटीमीटर से भी करते हैं, बट यार सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इट मीन्स SI सिस्टम में अगर बात करें तो मीटर होता है, ठीक है। MKS सिस्टम को फॉलो करता है वो, मीटर, केजी और सेकेंड, मतलब लेंथ को मीटर और मास को केजी और टाइम को सेकेंड, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। चाहे आप लोग अगर इस पाथ पे जा रहे हो तो इसका डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे, आपको एकदम फील दिलवा दूंगा। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोले अच्छा ये क्या है यार, देखो एकदम शानदार वे में समझ में आएगा। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग सपोज दैट नंबर लाइन में खड़े हो, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पर जीरो बनाया हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5, इस तरह से। अगर मैं बोलूँ कि बताओ आप लोग पहले ना 1 पे खड़े थे और 1 से चले गए 5 पे, तो बताओ तो यार आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इट मीन्स इनिशियल पॉइंट आपका 1 है और फाइनल पॉइंट 5 पे है, तो क्या आप 5 मीटर चले हो क्या, नहीं,
5 माइनस 1, इट मीन्स देखो 4 चले, 1 2 3 4, इट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, देख सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट मीन्स ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। बोले तीसरा वाला तो नहीं लिखे सर कि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को, बट क्लास 9th के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। देखो यार वेक्टर क्वांटिटी जो है ना 99.9% कन्फर्म हो जाता है जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। किसी किसी में हो सकता है कन्फ्यूजन कि वो वेक्टर ना हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी, तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो 100% कन्फर्म कर देता है। बट क्लास 9th के बेसिस पर बस समझ जाओ कि वेक्टर क्वांटिटी आप लोग एकदम कन्फर्म हो जाओगे कि मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, बस इतना ही। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो पढ़ना है, क्योंकि आप लोग के पास एक लिमिटेशन भी है कि सारा चीज़ नहीं पढ़ना है ना, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो आप लोग के लिए वेक्टर क्वांटिटी एकदम 100% कन्फर्म हो जाएगा। जैसे आप लोग नहीं बचपन में देखे होगे कि कोई बच्चा खेलने के लिए आ जाता था, हम लोग उसको बोलते थे दूध भात है ये, है ना, इसको कुछ नहीं करना, इसको ज़्यादा दौड़ाना नहीं, इसको छूना ही नहीं, बस इसको इन्वॉल्व कर लिए सिंपली, ठीक है। ठीक उसी तरह से कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। ये बोले नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि यार ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन को बताना चाहता है कि अगर सपोज दैट यहाँ ओरिजिन था, सपोज दैट इधर गया 5 मीटर, इधर चला गया इधर गया 10 मीटर, देखो यहाँ से 5 गया, फिर यहाँ 0 हो गया और 0 से इधर हो गया -10, तो माइनस का मतलब होता है ना कि वो डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। इधर का डायरेक्शन अगर हम लोग पॉजिटिव माने हैं तो इधर का डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, नंबर लाइन के बेसिस पर समझ सकते हो, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे, समझ पाए कि नहीं इसको, देखो फिर से मैं समझा देता हूँ इसको। देखो सिंपल सा बात है, जैसे नंबर लाइन है अपना, ठीक है, अभी 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है और इधर -3 है। देखो अगर सपोज दैट कोई इंसान 0 पे खड़ा है, 0 से इधर चला गया 2 तक और 2 के बाद फिर चला गया इधर -3 तक, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो ध्यान देना, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, इधर का डायरेक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखो इधर चला कितना 2, फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो 0 हो गया, फिर इधर चल गया 3, बट डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए -3 से दिखाते हैं। माइनस का मतलब इधर की तरफ चला है, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो माइनस साइन सिंपली यहाँ पर एक डायरेक्शन बता रहा है, बस इतना दिमाग में रखना, नहीं तो यार कंफ्यूज करते रहोगे हमेशा, ठीक है। हालांकि हम लोग इतना न्यूमेरिकली कर लेंगे ना कि हमेशा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलो देखो तो सिंपली याद रख लेना है यहाँ पर कि कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है आप लोग को, जैसा कि मैं बताया कि किस पाथ से गया उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। चलो यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। अब यार देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं बोर्ड पे डायरेक्टली, ठीक है। बोर्ड पे बोले तो इसको भी रिमूव कर देते हैं, चलो ठीक है, इसको भी रिमूव कर दिए। चलो देखो अब हम लोग देखो सिंपल सा बात है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आप लोग समझना चाहते हो ना तो देखो बहुत ही बेसिक से समझा देता हूं। जैसे सपोज करो, चलो इसके बाद एक और एग्जांपल दूंगा जो कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो समझना, ये अपना क्या है ना, ए से बी इसको जाना था, कहाँ से कहाँ जाना था, ए से बी, ठीक है। 2 जन था, अपना एक कालू था, ये अपना कालू है और ये अपना लालू है। चलो एग्जांपल ले लिया अपना, एक्चुअली में जाना था 500 मीटर, अगर वो सीधा चलता तो कितना होता, 500 मीटर, ठीक है। अब ये दोनों जो है चैलेंज लगाया कि चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, ठीक है। और ये लोग दोनों बोला कि ठीक है चलो हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हुआ क्या, लालू जो है ना कुछ देख लिया कालू को करामत करते हुए कि वो एक कुछ एनर्जी ड्रिंक लिया है, बेईमानी कर रहा है जीतने के लिए, है ना, ये रेड बुल ले लिया, ठीक है। अब इसको वो चीज़ ठीक नहीं लगा कि यार ये रेड बुल लेकर के जा रहा है, ठीक है, तो मुझे तो इससे भी खतरनाक एनर्जी लेना पड़ेगा, एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। तो ये जो गांव में आता है ना महुआ वाला, वो ले लिया। वो सोचे तुमसे भी बेटा अच्छा वाला एनर्जी लेंगे हम, है ना, एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। अब बताओ इसके पास, कालू के पास तो मस्त एनर्जी था, वो एकदम स्ट्रेट चला गया, ठीक है, 500 मीटर ए से बी एकदम स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर लिया वो। लेकिन लालू जो है इसके पास तो बहुत ज़्यादा एनर्जी था, अब इसको तो निकालना भी ज़रूरी है उतना एनर्जी, तो ये मस्त रास्ते में जो है
झूमते झूमते ए से बी पहुंच गया ऐसे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर कि ये वाला जो पाथ है, ठीक है, ये किसका है, लालू का है, ठीक है। अब जरा बताओ आप लोगों को, अगर मैं दो सवाल पूछूं, बोला अच्छा दो सवाल क्या, पहला तो डिस्टेंस पूछूंगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो यार आपको एकदम शानदार वे में समझ में आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि बताओ यार कालू का डिस्टेंस क्या है, और एक बार मैं लालू का पूछूंगा, ठीक है, कालू का भी और लालू का भी, ठीक। तो सिंपल सा बात देखो, कालू जो है, कालू का एक्चुअल पाथ क्या है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। तो कालू देखो, कालू एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉलो किया था, इट मीन्स उसका डिस्टेंस 500 मीटर ही है, ठीक है। और पता है लालू जो है इसे झूमते झूमते जा करके समझ लो 900 मीटर चला गया, कितना, 900 मीटर। तो इसका एक्चुअल पाथ क्या है, 900 मीटर, देख सकते हो कितना हो जाएगा, 900 मीटर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट अगर पूछूं कि बताओ यार कालू का डिस्प्लेसमेंट कितना है और लालू का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देख सकते हो कि जो कालू है ना, कालू का डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, किस पाथ से गया उससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बताओ कालू का इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला सीधा लाइन तो यही है 500 मीटर, ठीक है। तो कालू तो 500 मीटर हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। लालू भी भले किस रास्ते से गया उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे पूछना है कि ललुआ बताओ तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना था, वो बोलेगा सर मुझे ए से बी जाना था, ठीक है। बस ए से बी को मिलाने वाला जो सीधा लाइन होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब वो अगर बहस भी करेगा कि सर मैंने तो बहुत बड़ा पाथ फॉलो किया था, तो बोले क्यों किया, तुमसे कोई बोला था क्या, जब रास्ता 500 मीटर का है तो तुम्हें कौन बोला था कि 900 मीटर का डिस्टेंस तुम ट्रैवल करो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है कि वो किस रास्ते से गया है, बस उसको मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इट मीन्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। फिर से सुन लो, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, इट मीन्स ये पाथ पे डिपेंड करेगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, सबसे छोटा पाथ। चलो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बोले अच्छा क्या, देखो क्या आप लोगों को कुछ जवाब देना है, बोले फिर से सवाल आ गया तुरंत। देखो यार बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखो अगर मैं सवाल करूँ कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है, घोर पाप कर दिए हुई आप, ठीक है। अगर ऐसा कोई लिखता है ना, लिख लो कॉपी में घोर पाप, ठीक है। इसका सजा पता है क्या है, अगर कोई ऐसा लिख देता है डिस्टेंस जो है छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए तो समझ लो कि 10 बार फांसी का सजा सुनाना चाहिए उसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट को बड़ा कर देंगे तो इससे बड़ा पाप मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये पाप तो एकदम मत करना आप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता है, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा एक बात और बताओ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है क्या, बोले हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम शॉर्टेस्ट पाथ पे ही ट्रैवल कर जाए तो उसका डिस्टेंस भी वही कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही कहलाएगा। देखो कलुआ को देख लो, कलुआ का डिस्टेंस भी 500 मीटर था और डिस्प्लेसमेंट भी 500 मीटर था, तो देख सकते हो कि दोनों का सेम है। इट मीन्स हम लोग पता है यहाँ पर नोट क्या लिखेंगे, देख सकते हो इसमें, देखो नोट क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एकदम नोट करके लिख लो आप लोग। और एक नोट और मेरे तरफ से लिख लेना, क्या है नोट, कि डिस्टेंस इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। बोले सर ये तो आप बोले कि सजा है, हाँ वही चीज़ लिखवा रहा हूँ, ठीक है। घोर पाप जिसको बोलते हैं अनर्थ हो गया, इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। चलो देखो अब हम लोग इसका एक और लेते हैं, ठीक है। भोलू भुलक्कड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, इससे बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आता है, ठीक है। भोलू भुलक्कड़ देख सकते हो, जैसा नाम है वैसा काम होगा उसका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ, चलो स्टोरी से समझ लो इसको। भोलू भुलक्कड़, हुआ क्या, एक दिन उसके पापा सुबह सुबह उसके कमरे में गए और बोले कि भोलू उठो, ठीक है, तुम्हें आज बहुत बड़ा काम है, तो जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ। तुम्हें नानी माँ को अपनी पिकअप करने जाना है एयरपोर्ट, ठीक है। घर से कहाँ जाना है, एयरपोर्ट जाना है, ठीक है। होम से एयरपोर्ट जाना है।
ठीक है। तो बताओ, और होम से एयरपोर्ट में बहुत सारा, समझ लो कि कोई जगह है ए बी, चलो मार्क कर दिया मैं। होम से ए तक का डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर है, ए से बी तक का 10 किलोमीटर है, और बी से एयरपोर्ट तक का 5 किलोमीटर है। ठीक है। तो हुआ क्या कि भोलुआ जो है ना, उसका तो काम में था भुलक्कड़ वाला, है ना, उसका बीमारी था एक। तो भोलू जो है सबसे पहले मुँह कान धो करके अपना जो तैयार हो गया, उसके बाद उसके पापा टीवीएस यानी टकला वेरी स्मार्ट को छोड़ के गए थे कि इसी में नानी माँ को लेकर के आना है। ठीक है सर, इसका बैटरी एक बार चेंज कर देते हैं फिर से। ठीक, तो ले आइए। तो भोलू क्या हुआ कि भोलू जो है यहाँ से गया अपना टकला वेरी स्मार्ट में, ए से यहाँ तक गया। यहाँ पर पता है मैं मिला, बोला भोलू कहाँ जा रहे हो? तो भोलू बोलता है कि नानी माँ को पिकअप करने जा रहे हैं। ठीक है, बट वो मैं देखा यार वो चाबी को घुमाते हुए जा रहा था ऐसे ऐसे। बोले कि कहाँ पर बैठा लेकर के आओगे? सर पे बैठाओगे क्या? एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चाबी ऐसे घुमाते हुए ले जा रहा था। तो मैं बोला भोलू कहाँ जा रहे हो? तो फिर वो बोला कि नानी माँ को लाने जा रहे हैं। तो बोले कहाँ पर बैठाओगे? अपने सर पे। बोला अच्छा भूल गए, सॉरी गलती हो गया। तो फिर से वो अपना टकला वेरी स्मार्ट को लेने के लिए घर गया। ठीक है, देखो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ से जो है फिर गया वो बी पे, अपने दोस्तों को बैठा करके ले गया कि चलो नानी माँ को लेकर के आएंगे। फिर यहाँ पर मैं मिला कुछ देर के बाद, बोलता है नानी माँ को अभी ले आए? बोला नहीं अभी तक नहीं लाए हैं, जा रहे लाने के लिए। बोला कहाँ पर बैठाओगे? अपने सर पे, ऑलरेडी 2 दोस्त को बैठा करके लेकर के आया हो। बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ से ये चला गया यहाँ पर। ठीक है, तो वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ से वो चला गया इधर, और यहाँ पर याद आया अरे चश्मा तो भूल ही गए, नानी माँ के सामने स्टाइल नहीं मारेंगे क्या, बहुत दिन के बाद आई है, चलो ठीक है। फिर वो बैक गया और फिर यहाँ से चला गया वो एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में तो उसका बहुत बढ़िया स्वागत हुआ होगा, ठीक है, चप्पल से, नानी माँ से। अब यहाँ पर सवाल यह है कि बताओ यार इसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना? डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सवाल है। तो सिंपल सा बात है, देखो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है कि वो किस रास्ते से गया है, कैसा गया है, इट डजेंट मैटर, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो देखो भोलुआ जिस जिस रास्ते से गया है ना, डिस्टेंस वही होगा इसका एक्चुअल पाथ। देखो यहाँ से यहाँ गया 20, फिर 20, फिर 20 और 10 30, फिर 30 वापस आया, फिर 10 सॉरी फिर 20 आगे गया, फिर 20 पीछे आया, फिर 20, फिर 10, फिर 5। आप लोग जोड़ लेना। ठीक है, ये उम्मीद मत करना कि सर इसको सॉल्व कर देंगे, ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, जो भी एक्चुअल पाथ है सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। और डिस्प्लेसमेंट पता है क्या है? बस पूछना है कि भोलुआ कहाँ से कहाँ जाना है, बोलेगा सर घर से मुझे नानी माँ को लाने एयरपोर्ट जाना है। तो बस इसको मिलाने वाला जो सीधा लाइन होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो देख सकते हो 20, 10, 30 और 5, 35। बोले वाह सर, है ना, आसान वाला कर दिए और बड़ा वाला छोड़ दिए कैलकुलेशन। यार आप लोग खुद कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। चलो मैं कर देता हूँ 20, 20, 40। ठीक है, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 80 और 20 100, 100 120 140 160 170 175। कितना हो जाएगा? 175 किलोमीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ठीक है, देख लोगे आप लोग एक बार। चलो, तो ये हो गया भोलू भुलक्कड़ के एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। थोड़ा हम लोग इसके लिए न्यूमेरिकल करते हैं। बोले अच्छा न्यूमेरिकल, हाँ देखो आप लोग ये कार्डिनल डायरेक्शन जानते हो। चलो मैं थोड़ा सा इसको देखो, ये कार्डिनल डायरेक्शन आप लोग जानते हो। चलो बहुत बड़ा स्किल हो गया नहीं, चलो कोई नहीं। ये चलो इसको मैं यहीं रखता हूँ स्किल को, ठीक है। चलो देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा चलो देख सकते हो, इधर हो गया अपना ईस्ट, इधर हो गया अपना वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया
साउथ। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। देखो पहले एक पर्सन जो है वो ओरिजिन पे था, ओरिजिन से वो ईस्ट की तरफ गया, सपोज दैट 3 मीटर, कितना गया 3 मीटर, और यहाँ से ईस्ट एक्चुअली में फिर चला गया नॉर्थ की तरफ, टर्न कर गया 4 मीटर, कितना 4 मीटर। ठीक है, पहले ओ से ए चला गया, फिर ए से बी चला गया। तो यहाँ से आप लोग को बताना है कि बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यार डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है, तो देखो 3 मीटर प्लस 4 मीटर तो कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस क्या हो गया 7 मीटर। बोले हाँ यार ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला सीधा लाइन। तो देख सकते हो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देख सकते हो कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, देख लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ओ बी का स्क्वायर जो कि मुझे नहीं पता। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देख लो 16 प्लस 9। ठीक है, तो ओ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 25। चूँकि यार स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, तो ओ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, देख लो 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। तो ये आप लोग सॉल्व कर लिए। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो। चलो मैं इसी को रफ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को, चलो ये लाइन तो वैसे भी मिटेगा नहीं, बहुत बढ़िया। चलो इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे ओरिजिन से सबसे पहले ए तक गया, सबसे पहले तो ए तक गया, फिर ए से बी चला गया, फिर बी से सी चला गया, और सी से फिर डी चला गया। ठीक है, चलो ओ से ए है 3 मीटर, ये है अपना 2 मीटर, और ये है अपना 1 मीटर, या फिर चलो 2 मीटर ले लिया, और ये है अपना 3 मीटर। तो बताना है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस तो यार आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हो। बोले अच्छा कैसे, देख सकते हो। तो डिस्टेंस क्या होगा, 3 2 5 2 7 और 3 10, तो 10 मीटर हो गया डिस्टेंस। लेकिन यार डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, देख लो ये वाला। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ से इसको जोड़ दो, देखो ये 3 और ये 2, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5, ये हो गया 5 मीटर, और ये 3 और ये 2 5, यहाँ से भी ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 मीटर और 5 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो फिर से। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आप लोग कर सकते हो, इतना तो उम्मीद है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलो चलो स्केल को मैं रखता हूँ। अच्छा मुझे तो सर इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। देखो एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, और ये जेई में भी पहले आया हुआ है, जेई मेंस में। ठीक है, अब यार डर मत जाना, देखो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो देखो इसमें क्या करना है, स्केल को थोड़ा छोटा कर लिया। चलो देखो ये न्यूमेरिकल क्या है, चलो स्केल का कोई काम नहीं अब। चलो देखो ये अपना क्या है ना, ये यहाँ पर सेंटर है, इसका रेडियस r है। सपोज करो कि ये यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, और ये d है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर एक टेबल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, टेबल बनाना है एक। ठीक, तो टेबल चलो मैं बना लेता हूँ। मुझे चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओस 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये टेबल। चलो मैं टेबल ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, देखो सवाल ये है कि अपने पास ये पाथ गिवन है, देख लो ये अपना पाथ है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
पाथ कौन कौन सा है देख सकते हो। पाथ अपने पास ये है, देखो ए से बी, ए टू बी जब जाएगा तो क्या होगा, और ए टू सी, और एक बार ए टू डी, और एक बार ए टू ए। देख लो, जब ए से बी जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, फिर ए से सी जाएगा तब, फिर ए से डी जाएगा तब, और ए से ए वापस आएगा तब। तो सिंपली आप लोग दो चीज़ दिमाग में रखोगे कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। बोले हाँ यार ये तो पता है। तो देखो ए से बी जब जाएगा ना, देखो एक्चुअल पाथ कितना, अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता तो 2 पाई आर होता, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता तो एक सरकमफ्रेंस के बराबर होता इसका लेंथ जो कि 2 पाई आर होता, लेकिन इसका फोर्थ पाथ है तो 2 पाई आर बाई 4 कितना होगा देख लो, 2 पाई आर बाई 4 मतलब हो जाएगा पाई आर बाई 2। तो इसका डिस्टेंस पता है कितना होगा, पाई आर बाई 2। बोले अच्छा यार हाँ ये तो समझ में आ गया। कल कितने अगर रेडियस भी दे दे तो आप लोग उसको पुट करके सॉल्व कर लेना। बोले हाँ ये तो हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी तक को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है, देख सकते हो। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये आर है तो ये भी आर है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना आएगा देख लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर रूट अंडर में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट मीन्स √2r। कितना आएगा √2r। आप लोग सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा √2r। चलो मैं बता दूं क्या, चलो हो सकता है कोई बच्चा नहीं समझे, देखो तो चलो यहाँ बताता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं पता, वही तो निकालना है। परपेंडिकुलर अपना आर है तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 तो अकेला रह जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर में एक आर बाहर निकल जाएगा, तो देख लो √2r आ जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका √2r। ए से सी जब जाएगा तो बताओ, पूरा होता तो 2 पाई आर, आधा है ना, देख लो आधा जा रहा है ए से सी, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा पाई आर, ठीक है। आधा कितना हो जाएगा पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो ए से सी को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन देखो ये डायमीटर के अलॉन्ग होगा, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ए से डी जाना है तो देख लो पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2, देख सकते हो 3 पाई आर बाई 2। यार देखो पाई यहाँ से यहाँ तक पाई आर बाई 2 है, ये भी पाई आर बाई 2 है, ये भी पाई आर बाई 2 है, तो x प्लस एक्स कितना होता है 3x, तो पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका देखो, तो ए से डी को मिलाने वाला देख सकते हो, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये आर है तो ये भी आर है, देख लो तो वही आएगा √2r आएगा, सेम टू सेम कर लेना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है √2r। अब बताओ अगर ए से ए में चला जाए तो एक्चुअल पाथ इसका क्या है पूरा सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो इनिशियल और फाइनल यही हो गया, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है, इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा 0। तो ये तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलो एक लास्ट न्यूमेरिकल देता हूँ जो IIT JEE में भी आया हुआ है, ठीक है। चलो देखो अब सिंपली मुझे फिर से लाइन बनाना होगा, ठीक है। चलो तो एक लाइन बनाता हूँ पहले, देखो यार आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आ जाएगा, बस न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। देखो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, समझना इसको। चलो अब मुझे इस स्केल का कोई काम नहीं है तो हटा देता हूँ, देख लो न्यूमेरिकल समझना बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। देखो अब यहाँ पर मुझे सर्कल का ज़रूरत पड़ेगा, तो चलो मैं सर्कल बना लेता हूँ कुछ शेप्स। चलो ये एक सर्कल है, इसका क्लोन बना लिया। चलो इसका भी एक क्लोन बना लेता हूँ। चलो देख सकते हो। चलो तो देखो इसका रेडियस r है, चलो इसका रेडियस कितना है r है, ठीक है। तो इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, क्योंकि वही सर्कल है यार। देखो एक व्हील है, मान लो क्या है व्हील, तो ये व्हील क्या है ना रोटेट कर रहा है। देखो मैं रोटेट करवा के दिखाऊं थोड़ा सा, देखो आप लोग को फील आएगा। यही व्हील जो है ना, देखो क्या रोटेट हो गया भाई। देखो ये रोटेट करते हुए यहाँ पहुँचा है और फिर यहाँ पहुँच रहा है इसे, ठीक है। ये व्हील रोटेट कर रहा है, तो चलो मैं पहले यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ चलो तो ये क्या है अपना व्हील है,
जो यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन किया, सपोज करो कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट मार्क कर दूँ, ठीक है, एक पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ, देखो ये वाला पॉइंट है ओ। तो ये एक चक्कर जब लगाएगा, ये व्हील जब एक चक्कर लगाएगा पूरा आगे बढ़ते हुए, तो अगर ये पॉइंट नीचे था तो वापस एक चक्कर कब कहलाएगा, जब वापस ये वाला पॉइंट नीचे आ जाए। तो देख सकते हो ये नीचे है तो ये भी नीचे है, मतलब ये एक चक्कर लगा दिया, और ये हाफ चक्कर लगाया इसलिए इसका पॉइंट ऊपर आ गया। देख लो, तो ओ से ओ डैश तक का जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। बोले हाँ यार कर सकते हैं इजीली, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अच्छा ये बताओ, अगर ये एक चक्कर लगाया है तो इसका कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, सोचो ना यार। ये एक चक्कर अगर लगाएगा तो ये अपने सरकमफ्रेंस के बराबर एक डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। बोले अच्छा यार, अच्छा हाँ यहाँ पर तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना होगा, अगर पूरा चक्कर लगाता तो 2 पाई आर, लेकिन देखो यार ये पॉइंट जो है ना ऊपर ही है, मतलब आधा चक्कर लगाया है, मतलब कितना हो जाएगा पाई आर। तो देखो इसका एक्चुअल जो डिस्टेंस है ना, एक्चुअल पाथ ये वाला है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, तो ये हो गया डिस्टेंस कितना हो गया 3 पाई आर, ये हो गया अपना डिस्टेंस, देख सकते हो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। चलो मैं इसको मिला दूं यहाँ से, ठीक है, ये देखो, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो क्या यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये आर तो ये भी आर होगा, देख लो, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2r, देख लो, तो ये 2r है और ये 3 पाई आर है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बोले हाँ लगा सकते हैं। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर देखो तो ओ डैश का स्क्वायर नहीं पता मुझे, बट परपेंडिकुलर का स्क्वायर देख लो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर का होल स्क्वायर, देख सकते हो। तो ओ डैश का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 2 जार 4 आर स्क्वायर प्लस 3 3 जार 9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, देख लो यहाँ लिख देता हूँ, ओ डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 4 आर स्क्वायर प्लस 9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कॉमन लेकर के सिंपली आर बाहर निकाल देंगे और रूट में क्या बचेगा 4 प्लस 9 पाई स्क्वायर। देख लो ये ओ डैश का जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो गया यहाँ से। तो देखो यार, अगर हम लोग को नॉलेज है ना कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, इट मीन्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला सीधा लाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन जो है बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा। सर बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस चैप्टर को जो है एक बार फिर से रिकैप करोगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।